स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके ईरान ने यूएस की गर्दन पकड़ ली थी। पिछले 3 दिनों में इन लोगों ने वहां पर 18 से भी ज्यादा टैंकर फूंक दिए। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में स्पाइक देखने को मिला। नौबत यहां तक की आ गई कि डोनाल्ड ट्रंप को रशियन ऑयल पर सैंक्शंस हटाने पड़े। डोनाल्ड ट्रंप के इस मूव से इनके वेस्टर्न अलाइज को झटका लगा। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिच मर्ज ने कहा कि इस तरह से तो हम वापस रशिया की हेल्प कर रहे हैं, ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, यूएस को कुछ और कंसिडर करना होगा। पर अब लगता है कि शायद यूएस को इस ट्रैप से निकलने का रास्ता मिल गया है। कल रात यूएस ने ईरान के खर्ग आइलैंड पर एयर स्ट्राइक्स की। इसकी जानकारी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अंदाज में अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर दी। ट्रंप ने कहा, मोमेंट अगो एट माय डायरेक्शंस द यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड एग्जीक्यूटेड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बॉम्बिंग रेड इन द हिस्ट्री ऑफ मिडिल ईस्ट एंड टोटली ओब्लिटरेटेड एवरी मिलिट्री टारगेट इन ईरान्स क्राउन ज्वेल खर्ग आइलैंड। तो डोनाल्ड ट्रंप यहां बताते हैं कि उन्होंने खर्ग आइलैंड पर बॉम्बिंग की है, सारे मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया है, न केवल हिट किया है पर उनको टोटली ओब्लिटरेट कर दिया है। आगे ट्रंप कहते हैं कि हमने ईरान के क्राउन ज्वेल पर आउट ऑफ डिसेंसी किसी भी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट नहीं किया। ईरान अगर अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर शिप पैसेज को रोकेगा तो ट्रंप अपने डिसीजन को बदल देंगे और खर्ग के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हिट करेंगे। तो खर्ग आइलैंड को हॉस्टेज बनाया है डोनाल्ड ट्रंप ने। खर्ग आइलैंड की बात करें तो पर्शियन गल्फ में एकदम नॉर्थ में एक छोटा सा आइलैंड है 20 स्क्वायर किलोमीटर का, ईरानियन मेनलैंड से महज 25 किलोमीटर दूर। खर्ग को ईरान के ऑयल सेक्टर का नर्व सेंटर भी कहा जाता है। आप जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर चारों तरफ से गैस पाइपलाइन आई हुई है। यहीं से ईरान अपने 90% क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करता है, जिसका मैक्सिमम शेयर चाइना को जाता है। मत भूलिए चाइना ईरान का 70% ऑयल अकेले ही खरीदता है। तो यूएस के इस एक्शन से ईरान को कोई खास फर्क पड़े ना पड़े, पर शी जिनपिंग की घंटी जरूर बजी होगी। देखिए, जब से वॉर शुरू हुई है तब से ऑयल एक्सपोर्ट ईरान के इस खर्ग आइलैंड से काफी ज्यादा बढ़ गया है और ये बढ़त 40% से भी ज्यादा है। शायद कोशिश यहाँ पर यह हो रही थी कि जब तक वॉर का एस्केलेशन इस लेवल तक पहुंचे तब तक ज्यादा से ज्यादा तेल देश से बाहर निकाल दिया जाए, और ये वॉर शुरू होने से पहले से ही शुरू हो गया था। ग्लोबल बैंकिंग एंड फाइनेंस में एक रिपोर्ट छपी है। इसमें बताया गया कि मिड फरवरी में खर्ग आइलैंड से रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुआ था 3.79 मिलियन बैरल्स पर डे का, जबकि यहाँ पर एवरेज 1.3 से लेकर 1.6 मिलियन बैरल्स पर डे रहता है। तो यूएस के इस अटैक ने भले ही दुनिया को चौंका दिया हो, पर ईरान पहले से प्रिपेयर्ड था। न्यूज अब ये भी आ रही है कि यूएस का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस ट्रिपोली मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हो चुका है, जो अरेबियन सी में आकर यूएसएस अब्राहम लिंकन को ज्वाइन करेगा। और इसके साथ ईरान के आसपास अब 4 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस जिराल्ड फोर्ड, यूएसएस एचडब्ल्यू बुश और अब यूएसएस ट्रिपोली। कहने को आप ये भी कह सकते हैं कि एक और भी आ जाएगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा, पर मुझे लगता है कि फर्क अब पड़ना शुरू होगा। वजह यह है कि यूएसएस ट्रिपोली अलग टाइप का कैरियर है। ये यूएसएस अब्राहम लिंकन और जिराल्ड फोर्ड की जैसे बड़ा और विशाल नहीं है, बल्कि छोटा है। और खास बात यह है कि ये एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप है जो अपने डेक पर F-35 का पूरा स्क्वाड्रन और अंदर 250 से 4000 मरीन्स लेकर चलता है। वो मरीन्स जो स्विफ्ट रिस्पॉन्स के लिए तैयार रहते हैं। एम्फीबियस असॉल्ट शिप का यूज तब किया जाता है जब यूएस को पानी से जमीन पर पैर रखने होते हैं और किसी ऑपरेशन को पूरा करना होता है। तो यूएसएस त्रिपोली का मिडिल ईस्ट की तरफ आना अपने आप में एक मैसेज है कि यूएस जमीन पर पैर रखने को सोच रहा है। अब सवाल यह है कि इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया सभी यही कह रहे हैं कि यूएस का ऑब्जेक्टिव ईरान के खर्ग आइलैंड को ऑक्युपाई करना है। कुछ ये भी कह रहे हैं कि इनका ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिक्योर करना। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अभी भी यूएस और वेस्टर्न बाउंड शिप्स निकल नहीं पा रहे हैं। जो निकलने की कोशिश कर रहे हैं उन पर अटैक हो रहा है। कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूएस नेवी बहुत जल्दी इन शिप्स को एस्कॉर्ट करेगी। हालांकि अभी तक ये काम शुरू हुआ नहीं है। पर देखिए, बात चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिक्योर करना हो या खर्ग आइलैंड को कंट्रोल करना, 2500 मरीन्स अकेले कुछ नहीं कर सकते। वैसे यूएस का रीजन में डिप्लॉयमेंट 50,000 सोल्जर्स से भी ज्यादा है, लेकिन वहां प्रॉब्लम यह है कि अगर वहां से ये कोई अटैक लॉन्च करते हैं तो इनको होस्ट कंट्री से परमिशन लेनी होगी, वहां से क्लियरेंस लेनी होगी। लेकिन यहाँ पर ये मरीन्स जो इस एम्फीबियस असॉल्ट शिप से आ रहे हैं, ये किसी भी स्विफ्ट रिस्पॉन्स और ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए, जो सिचुएशन यहाँ पर डेवलप हो रही है, इसमें कभी भी यूएस को जमीन पर पैर रखने की नौबत आ सकती है। मुझे लगता है कि यूएस अभी इस तरह के किसी भी एडवेंचर के लिए तैयार नहीं है। यूएसएस त्रिपोली का यहाँ पर आना ये कंटीजेंसी प्लान का हिस्सा हो सकता है कि अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो हम तुरंत अपने सोल्जर्स को जमीन पर उतार सकते हैं। हमें होस्ट कंट्रीज से परमिशन या क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि जो होस्ट कंट्रीज हैं, यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, बहरीन, परमिशन डिनाई करने के ऑप्शंस तो नहीं है, क्योंकि वैसी कंडीशंस कभी यूएस ने बनने नहीं दी। पर हाँ, ये डिले जरूर कर सकते हैं, और अगर कहीं पर यूएस को स्विफ्ट रिस्पॉन्स करने की जरूरत पड़ती है तो ये डिले इनको भारी पड़ सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि यूएसएस त्रिपोली स्टैंड बाय मोड पर रहेगा कि अगर कहीं कोई जरूरत पड़ती है तो ये लोग स्विफ्ट रिस्पॉन्स करके कोई भी मिशन पूरा कर सकें।
वहीं अगर यूएस बूट्स ऑन द ग्राउंड के बारे में सोच रहा है, जैसे कि मीडिया में खबरें हैं, फिर चाहे वो खर्ग आइलैंड हो चाहे स्टेट ऑफ हॉर्मूज हो, इतने कम सोल्जर्स से काम नहीं बनेगा। और ऐसा अगर कुछ है तो हमें भी और डिप्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। तो ये एक बेसिक एनालिसिस था खर्ग आइलैंड पर अटैक को लेकर। जितनी देर में वीडियो मैंने रिकॉर्ड की उतनी देर में और भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, जैसे कि सऊदी के यूएस एयरबेस पर ईरान की मिसाइल गिरने से 5 और KC-135 स्ट्रैटो टैंकर्स क्षतिग्रस्त हुए। बगदाद में यूएस एम्बेसी पर भी अटैक होने की खबरें आ रही हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे की खबरें और एनालिसिस अगली वीडियो में। Thank you.